किशोर पॉडकास्ट की ऑडियो स्टोरी श्रृंखला की प्रस्तुति कहानी विद किशोर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे सत्यजीत रे की लिखी कहानी प्रोफेसर शंकु और हाड़। ये कहानी प्रकाशित हुई थी 1964 में। मुख्य पात्र हैं प्रोफेसर शंकु, अविनाश बाबू, मिस्टर अयंगार और साधु बाबा। कहानी के सूत्रधार, कहानी पाठ एवं विभिन्न चरित्र में किशोर। लीजिए प्रस्तुत है प्रोफेसर शंकु और हाड़। नीलगिरी पर्वत पर एक गुफा के अंदर बैठकर पेट्रोमैक्स की रोशनी में मैं अपनी डायरी लिख रहा हूं। गुफा के बाहर दूर दूर तक और आसपास ऊबड़ खाबड़ पत्थरों के टीले हैं। पेड़ पौधे उतने नजर नहीं आ रहे, लेकिन गुफा के बाहर ही एक प्राचीन पीपल का पेड़ है। पिछले 15 दिन की खोज परिश्रम का फल हमारे पास ही पड़ा हुआ है। लगभग आधी जगह घेर के कुछ हड्डियों का ढांचा। प्रागैतिहासिक काल के जीव जंतुओं के बारे में जितनी पढ़ाई मैंने की है, मुझे लगता है उन सब में इस जीव से पूरी तरह मैं अनजान हूं। इसकी चौड़ाई विशाल है। पैरों के पंजे 3.5 फुट के हैं। पंजर के अंदर 2 इंसान रह सके इतनी जगह। सामने के दोनों पैर छोटे हैं, बहुत कुछ टिरानोसॉरस के जैसे। पूंछ है मोटा और अच्छा खासा लंबा, और सबसे मजे की बात, छोटे छोटे पंख के लक्षण भी दिख रहे हैं। इतने बड़े शरीर में इन पंखों के सहारे उड़ना तो नामुमकिन है। हड्डियों को इकट्ठा करके रखना बहुत मेहनत का काम था। यहाँ के लोकल बाशिंदों ने बहुत मदद की, वरना मैं अकेले प्रहलाद की मदद से कितना ही कर पाता। नीलगिरी के इस इलाके में प्रागैतिहासिक काल के जानवर पाए जा सकते हैं, इस बात का अंदाजा मैंने पहले ही लगा लिया था। लेकिन इन सब मामलों में निश्चित तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। यहां एक बात बताना जरूरी है कि मुझे कैसे हड्डियों से संबंधित खोज में रुचि हुई। मैं एक वैज्ञानिक हूं, मटेरियल साइंस को लेकर ही मेरा कामकाज है। लेकिन पुरातत्व में मुझे इतनी रुचि क्यों? इन सब बातों को जानने के लिए 3 साल पीछे जाना पड़ेगा। इस घटना का अनुभव मेरे जीवन के विभिन्न घटनाओं के अनुभवों के बीच एक विशेष स्थान रखता है। गर्मी का मौसम था, बैसाख का महीना। मैं अपने बैठक खाने में बैठकर कॉफी पी रहा था। ठीक उसी वक्त अविनाश बाबू हाजिर हुए। उनका मेरे शोध को लेकर मजाक करना मुझे पसंद नहीं, लेकिन आज उनका मुंह बंद करने लायक अस्त्र मेरे पास था। मैंने अपने एक पेड़ का फल उनकी तरफ बढ़ा दिया। अविनाश बाबू उस फल को अपने हाथ में रखकर बोले, अरे वाह, ऐसा फल तो मैंने कभी नहीं देखा। खुशबू आम के जैसी है, लेकिन आम नहीं है, गोल है मौसम्बी की तरह, एकदम नर्म। मैंने कहा, छुरी दे रहा हूं, काट कर खा के देखिए। अविनाश बाबू फल का टुकड़ा खाते ही बोले, हाँ, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट फल है सर। देसी है या विदेशी? कहाँ मिला ये? नाम क्या है? अविनाश बाबू को बगीचे में ले जाकर मैंने अपना मैंगो ऑरेंज पेड़ दिखा दिया। ये पेड़ मेरी 1 साल की मेहनत का फल है। मैंने कहा, अलग अलग किस्म के फलों को मिलाकर ये पेड़ बना है। बैठक खाने में लौटकर सोफे पर बैठते ही अविनाश बाबू ने कहा, अरे देखिए, इस फल के चक्कर में असली बात तो बताना ही भूल गया, जिसके लिए मैं यहां आया था। शमशान को पार करते ही जो सेमल का पेड़ देखा है ना आपने, उस पर एक साधु बाबा आकर रुके हैं। उस पर मतलब? उस पेड़ पर? जी हाँ, पेड़ की डाली पर लटक कर योग साधना करते हैं वो। पैरों से डंगाल को फंसाकर सिर नीचे करके लटके रहते हैं, दोनों हाथ भी लटके रहते हैं।
सुना है उनकी यही आदत है। सभी पाखंडी हैं। साधु सन्यासी को लेकर मेरे मन में एक सीमा तक ही भक्ति है। इनमें से ज्यादातर पाखंडी हैं और इसका प्रमाण मैंने पहले बहुत बार पाया है। अविनाश बाबू मेरी बात सुनकर उत्तेजित हो गए और टेबल पर हाथ मारते हुए कॉफी के कप को लगभग गिराते हुए कहा, जी नहीं साहब, पाखंडी नहीं है, वो साधु संजीवनी मंत्र जानता है। कैसे? कैसे मतलब? जंतु जानवर की हड्डियों को अगर ला दो तो उसमें मंत्र फूंक कर रक्त मांस सहित वापस जिंदा कर देता है। पहले दिन ही उसने एक सियार को जिंदा किया। मेरा नौकर शांताराम, उसने खुद अपनी आंखों से देखा और मुझे आकर रिपोर्ट दिया। सुन के पहले तो मैंने उसे डांटा, लेकिन वो कौतूहल शांत करने के लिए शाम को मैं खुद ही गया। क्या देखा पता है आपको? वो नाथू सिंह का बछड़ा महीने भर पहले रेलवे लाइन के पास चरने गया था। वहीं पर सांप या बिच्छू के काटने से मरा पड़ा था। गिद्धों ने मांस को खाकर हड्डियों को छोड़ दिया था। वो एक चरवाहे ने वहां हड्डियों को देखा और साधु बाबा की कीर्ति सुनकर हड्डियों को पेड़ के नीचे लाकर रख दिया। और वो साधु बाबा वैसे ही लटके हालत में हड्डियों की ढेर की ओर गुस्से से देखता रहा। उसके बाद क्या देखता हूं, बाएं हाथ को पश्चिम दिशा की तरफ पॉइंट करके और दाएं हाथ को हड्डी की तरफ करके जोर से गोल गोल घुमाने लगा और मुंह से पता नहीं कुछ बड़बड़ करने लगा। बोलूंगा तो आपको विश्वास नहीं होगा भाई साहब। मेरी आंखों के सामने उन हड्डियों में जाने कहां से मांस, चमड़ा, बाल, खुर लग के बछड़ा जैसे नींद से जाग के हम्बा हम्बा करके भाग गया। बड़े बड़े मैजिशियन को मैंने सुना है बहुत से लोगों को एक साथ हिप्नोटाइज कर लेते हैं, लेकिन यहां पर यह कैसे हो सकता है? ये तो अभी अभी आते हुए मैंने देखा वो बछड़ा मस्त घूम रहा था। फिर मैंने सोचा आपको वहां ले चलता हूं। आपको तो इन सब बातों में भरोसा नहीं है। जाएंगे क्या एक बार शमशान की तरफ? अविनाश बाबू सच कह रहे हैं कि नहीं, ये उनके साथ गए बगैर नहीं पता चल पाएगा। सोच के देखा, अगर झूठ हुआ तो ज्यादा से ज्यादा घंटा एक वेस्ट होगा। चलता हूं ना, जरा घूम आता हूं। ऊसरी के किनारे शमशान को पार करके जब सेमल पेड़ के पास पहुंचा तब सूर्यास्त होने में 15-1 मिनट बाकी थे। साधु बाबा देखने में ऐसे होंगे ये मैं ठीक से अनुमान नहीं लगा पाया था। रंग काला, लंबाई कोई 6 फीट, सिर के बाल दाढ़ी काले और घने। उम्र बताना मुश्किल है। सेमल के पेड़ में पैर को फंसाकर जिस तरीके से लटक रहे हैं, साधारण इंसान के लिए वैसे ज्यादा देर तक लटके रहना संभव नहीं है। इसके बाद भी इंसान के चेहरे पर किसी तरह की कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। उल्टे होंठों पर लगा थोड़ी मुस्कुराहट ही थी। साधु के चारों तरफ 50 लोगों की भीड़ थी। शायद हड्डियों का खेल शुरू होने वाला था। अविनाश बाबू मेरा हाथ पकड़कर भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़ गए। अब ठीक से देखा, साधु के सिर के ठीक नीचे बिल्ली के जैसे किसी जानवर की हड्डियां जमा करके रखी हुई हैं और साधु अपने दोनों हाथों की 10 उंगलियों को हड्डियों की तरफ करके रखे हुए हैं। अचानक एक जोर की हुंकार भर के साधु बाबा झूलना शुरू कर दिए। उनकी आंखें हड्डियों के ढेर पर जमी हुई थी। अविनाश बाबू ने मेरी कोट की आस्तीन को पकड़ लिया। यहां मैं बताना चाहूंगा, हिप्नोटिज्म को लेकर एक समय में मैंने बहुत रिसर्च की है और इस बात को मैं पूरे जोर देकर कह सकता हूं कि ऐसा कोई जादूगर नहीं है जो मुझे हिप्नोटाइज कर सके। वॉली, मैक्सन द ग्रेट, फेबलिनो, जॉन शेमरॉक वगैरह दुनिया के महानतम जादूगर कोई भी मुझे हिप्नोटाइज नहीं कर सका। जो भी हो, साधु बाबा अगर सम्मोहन का सहारा लेते हैं तब मैं इनको आसानी से पकड़ लूंगा। मिनट भर झूलने के बाद साधु बाबा रुके। इसके बाद मैंने ध्यान दिया, साधु बाबा के पूरे शरीर में कंपन शुरू हो गया। वो कंपन इतना हल्का सा था कि साधारण इंसान नहीं पकड़ पाएगा।
इसके बाद हड्डियों के ढांचे में कुछ आश्चर्यजनक देखा। हड्डियों के ढांचे में भी खूब हल्का लेकिन तीव्र गति से स्पंदन होने लगा और इस स्पंदन के कारण हड्डियों में बहुत धीमी सी आवाज होने लगी, जैसे ठंड के दिनों में दांत कड़कड़ाने की आवाज होती है, ठीक वैसे। मैंने अविनाश बाबू के कान के पास धीरे से फुसफुसा कर कहा, साधु बाबा मंत्र मंत्र नहीं बोलेंगे क्या? सब्र कीजिए, अभी मेवा फलेगा। बहुत ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। नदी के पार जंगल से तभी सियार की आवाज आने लगी। मैंने देखा साधु बाबा अपने बाएं हाथ को ऊंचा करके डूबते हुए सूरज की तरफ इशारा कर रहे हैं और दाहिना हाथ पंखे की तरह गोल गोल घुमाने लगे। उसके बाद उनके मुंह से कुछ अद्भुत सी आवाज आने लगी। अगर ये ही संजीवनी मंत्र है तब साधारण मनुष्य के लिए इसको सीखना असंभव है। ग्रामोफोन की स्पीड को अगर बढ़ा दें तो सुर कैसे चढ़ जाता है और बातें अजीब सी सुनाई देती हैं, ठीक उसी प्रकार इतना तीखा और ऊंचा स्वर और उतनी ही तेजी से उसका बड़बड़ाना साधारण इंसान के लिए यह संभव नहीं है। नजर फिर से पड़ी हड्डियों के ढेर पर। मैं एक वैज्ञानिक हूं। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका कोई वैज्ञानिक सिद्धांत है कि नहीं मैं नहीं जानता। हो सकता है ऐसा कोई सिद्धांत हो और विज्ञान ने अब तक उसे खोजा ना हो। आज से 50 साल बाद हो सकता है कोई खोज निकाले, लेकिन मैंने जो भी देखा वो पानी की तरह साफ और इतना सच्चा था कि उसे झूठा साबित करने का सवाल ही नहीं उठता। जो हड्डियां वहां पड़ी हुई थी वो सबसे पहले तो अपनी अपनी जगह जुड़ गई, जैसे सर की जगह सर, पंजर की जगह पंजर, पैर की जगह पैर। और देखते ही देखते उस पर आने लगा मांस, खून, नसें, चमड़ा, बाल, नाखून, आंख और सबसे आखिर में जान। और जान आते ही हड्डियों की जगह एक सुंदर सा सफेद खरगोश पलक झपकाकर इधर उधर देखा, दोनों कानों को हिलाते हुए एक पल में लोगों के बीच से भागकर जाने कहां अदृश्य हो गया। गहरी चिंता और विस्मय से घर लौटा। अविनाश बाबू के सामने पहली बार मुझे हार स्वीकार करना पड़ा। मुझे घर तक छोड़कर जाने के पहले लगभग ताना मारते हुए बोले, पोथी पुराण और विद्या की दौड़ तो बहुत देख लिए सर। 20 साल एसिड वैसिड से खेल कर हाथ जलाकर हाल तो बुरा हो गया। ये सब बच्चों का खेल बंद करके अब मेरे साथ आलू की खेती कीजिए। दूसरे दिन गौर किया, मेरा अपने काम में ही मन नहीं लग रहा था। बार बार ध्यान चला जाता था उस शमशान घाट के सेमल पेड़ की तरफ। 2 दिन किसी तरीके से खुद को संभाल कर तीसरे दिन फिर चला गया साधु बाबा के दर्शन करने। उसके बाद और गया। पहले दिन एक कुत्ते को और दूसरे दिन एक पक्षी को हड्डियों से पुनर्जीवित होते हुए देखा। मैं विस्मय और परेशान होकर घर लौटा। किसी तरह उस संजीवनी मंत्र को नहीं सुन सका। दूसरे दिन शाम को सोचते सोचते मेरे दिमाग में एक आइडिया खेल गया। मेरे पास तो रिकॉर्डिंग डिवाइस है, किसी तरीके से छुप के उस मंत्र को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है और उसे आज ही करना होगा। शुभस्य शीघ्रम। फिर पता नहीं साधु बाबा कहां अंतर ध्यान हो जाएं। दूसरे दिन अमावस्या थी। मेरे रिकॉर्डिंग डिवाइस का जो माइक्रोफोन है उसका आकार एक माचिस की डिब्बी के बराबर है। उसके साथ एक लंबी तार जोड़कर मैं रात में ही चला गया शमशान घाट में सेमल पेड़ के पास। जाकर क्या देखता हूं, इतनी रात में भी साधु बाबा की ख्याति सुनकर कुछ 30 लोग सेमल पेड़ के नीचे
मतलब साधु बाबा के नीचे जमा होकर खड़े थे। मैं भी इस भीड़ का फायदा उठाकर पेड़ के चारों ओर परिक्रमा करने का ढोंग करते हुए एक छोटे से गड्ढे में माइक्रोफोन को छुपाकर रख दिया। दूसरे दिन हनुमान मिश्रा के बकरी को जिंदा करते वक्त वो मंत्र मेरे रिकॉर्डिंग डिवाइस में रिकॉर्ड हो गया। डिवाइस को छुपाकर चोरों की तरह जब घर लौटा तब हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। प्रहलाद को एक कप गरम कॉफी बोलकर मैं अपने लेबोरेटरी में घुस गया। दो चार बिजली की कड़क और बादल की गर्जन के साथ बारिश तेज हो गई। मैंने खिड़कियां बंद की और रिकॉर्डिंग डिवाइस को टेबल के ऊपर रखकर तार को दीवार के प्लग में लगा दिया। मेरा प्लान ये था कि मैं रिकॉर्डर को चलाकर पहले नॉर्मल स्पीड में मंत्र को 2-4 बार सुन के फिर स्पीड कम करके सुनूंगा, तभी मंत्र को साफ साफ समझ पाऊंगा। विज्ञान के सामने यहीं पर त्रिकाल जयी साधु बाबा को हार मानना पड़ेगा। गरम कॉफी की एक सिप पीने के बाद रिकॉर्डर को ऑन किया। याद आया साधु बाबा के मंत्र बोलने के पहले कुछ लोग शमशान आए थे किसी की काठी लेकर। ये उसी की आवाज है। उसके बाद एक सियार के बोलने की आवाज आई, फिर इधर उधर कुछ जीव जंतु की आवाज। अब सुनाई देगी मंत्र की आवाज। हाँ, यही तो है, वो ऊंचे स्वर में बोलते हुए बड़बड़ाने की आवाज, जैसे अपनी कान से सुना था ठीक वैसा ही। लेकिन ये क्या, रिकॉर्डर अचानक बंद क्यों हो गया? और ये डरावनी हंसी की आवाज किसकी है? ये तो मेरे रिकॉर्डर की नहीं है। ये आवाज तो मेरे कमरे के पास से ही आ रही थी। मेरी नजर गई पूर्व की तरफ वाली खिड़की पर। खिड़की के बाहर बगीचा और बगीचे में जामुन का पेड़। बिजली की रोशनी में एक झलक मैंने देखा, जामुन के पेड़ की डंगाल में लटका हुआ है शमशान का वही साधु बाबा। उसकी नजर मेरे रिकॉर्डिंग डिवाइस पर ही जमी हुई थी। वो माजरा मुझे जरा भी अजीब नहीं लगा और मैंने जाकर एक झटके में खिड़की खोल दी। लेकिन कहाँ है वो साधु बाबा? पेड़ है, डंगाल है और साधु बाबा गायब। कुछ गलत देखा था क्या मैंने? लेकिन आंखें कान दोनों क्या एक साथ गलत बता सकती हैं? साधु बाबा की हंसी भी तो सुनी थी, पहचान गया था मैं इन 3-4 दिनों में। जाने दो, सच हो या झूठ, जब चला ही गया है तो सोच के क्या मतलब। उससे अच्छा रिकॉर्डर को फिर से चलाया जाए। अजीब बात है, स्विच को दबाते ही रिकॉर्डर तो चल रहा है, लेकिन शमशान की वो आवाज, वो कहां गई? मंत्र की जगह ये हंसी कैसे रिकॉर्ड हो गई? तब समझ में आया कि साधु बाबा को जैसे ही ये पता चला कि मैं उनके मंत्रों को रिकॉर्ड करना चाहता हूं, तो उन्होंने किसी अलौकिक शक्ति से मेरे इस प्लान को फेल कर दिया। संजीवनी मंत्र का पता लगाने का अब कोई उपाय नहीं है। दूसरे दिन अविनाश बाबू ने आकर कहा, सेमल पेड़ में ट्यूबलाइट लटका हुआ है, देख कर आया हूं। साधु बाबा नदारद है। जिस विस्मयता से साधु बाबा आए थे, उसी विस्मयता से चले गए। बस पीछे छोड़ गए अपनी हंसी, कुछ जिंदा किए हुए पक्षी और जानवर, और एक चीज जिसे साधु बाबा का दान ही कहूंगा, वो है हड्डियों से संबंधित मेरी जिज्ञासा। तब से ही हड्डियों की रिसर्च में मेरी रुचि बढ़ गई और इसी तरह मेरी मुलाकात हुई मिस्टर अयंगर से। बेंगलोर निवासी जवान ब्राह्मण मिस्टर अयंगर। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। गणितज्ञ और पंडित व्यक्तित्व। उन्हीं के घर पर बैठक खाने में चाय पीते हुए मैंने देखा एक जानवर के पैर की हड्डी। उसको हाथ में लेकर उलट पलट कर देख रहा था। तभी मिस्टर अयंगर ने कहा, नीलगिरी में एक दोस्त के चाय बगीचे में गया था।
कच्चे रास्ते में चलते चलते एक दिन ये हड्डी मुझे मिली। हाथी या गेंडा, बोलिए तो किसके पैर की हड्डी है? मुंह से कहा ठीक बोल नहीं पाऊंगा, और मन में कहा तुम गणितज्ञ हो सकते हो लेकिन अस्थि विशेषज्ञ नहीं हो। यह हड्डी ना तो हाथी का है और ना ही गैंडे का। यह हड्डी जिस भी जानवर की है उसका अस्तित्व आज से करोड़ों साल पहले विलुप्त हो चुका है। मैं समझ गया था यह हड्डी ब्रांटोसॉरस की है और तभी तय कर लिया था कि नीलगिरी पर्वत पर एक बार जाना ही पड़ेगा। उस दिन के बाद आज 3 हफ्ते हो गए हम यहाँ आ पहुँचे हैं और हमारे आने के 4 दिन बाद ही प्रागैतिहासिक काल के जानवर की हड्डी हमें गुफा के अंदर मिली है। हड्डियों के टुकड़ों को ढूंढ के एक जगह इकट्ठा करके रखने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। सच कहूँ तो लोकल लोगों की मदद के बिना ये काम सफल नहीं हो पाता। ये जानवर मेरे लिए अपरिचित है। मेरे ही क्यों, इस संसार के किसी भी अस्थि विशेषज्ञ के लिए ये अपरिचित ही होगा। मैंने तय किया कि 1-2 दिन के अंदर ही बेंगलुरु में अपने इस खोज के बारे में बता दूंगा। अकेले मुझे इस पूरे हड्डी की ढांचे को यहाँ से लेकर जाना असंभव है। कल शाम तक मेरा काम था हड्डियों को जितना हो सके साफ करना। आदिकाल के धूल को साफ करना क्या इतना ही आसान है? एक एक भाग साफ करके लोकल असिस्टेंट की मदद से अपनी जगह पर रखता जा रहा हूं। जानवर का स्ट्रक्चर धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। शाम होते होते लोकल्स वहां से चले गए। प्रहलाद को भेजा रात के खाने की व्यवस्था करने। मैं अब अकेले ही गुफा में हूं। पेट्रोमैक्स जलाने का समय हो गया। बाहर पीपल के पेड़ में पक्षियों का चहचहाना भी अब बंद हो गया और एक सन्नाटा चारों ओर पसर गया। माचिस की तीली जलते ही एक आवाज सुनाई दी। छिपकली या उसी जाति का ही कोई जीव होगा, लेकिन टॉर्च जलाने पर कुछ दिखाई नहीं दिया। पेट्रोमैक्स को जलाकर एक पत्थर के ऊपर रखते ही गुफा के अंदर रोशनी हो गई। रोशनी में जब हड्डियों की तरफ नजर गई तो ऐसा लगा जैसे बहुत धीरे धीरे वो हड्डियां कांप रही हैं। ये देखते ही 3 साल पहले की वो सेमल पेड़ की याद से मेरा मन कांप उठा और मेरी नजर गई गुफा के मुहाने पर। बाहर पीपल के पेड़ की डाल पर उल्टा लटक के झूल रहा है वो ही साधु बाबा, और उसका बायां हाथ पश्चिम दिशा की तरफ और दाहिना हाथ पूरी रफ्तार से गोल गोल घूम रहा है। पेट्रोमैक्स की रोशनी में मैंने देखा उसकी जलती हुई लाल आंखें मुझे ही घूर रही हैं। वही तीखा और ऊंचे स्वर और उतनी ही तेजी से मंत्र बड़बड़ाने की आवाज। और एक अद्भुत शक्ति ने मेरी नजर को साधु पर से हटाकर ले गई हड्डियों के ढांचे की तरफ। हड्डियों का ढांचा, वो आदिम युग का प्राणी धीरे धीरे साधु बाबा के अलौकिक मंत्र से जिंदा हो रहा था। मैं इस विपत्ति में अपने हथियार को भूलकर जिस पत्थर पर बैठा था उस पर ही पत्थर बनकर बैठा रह गया। उस समय में भगवान को याद करना भी भूल गया। बस यही याद रहा कि ऐसे नजारे को देखकर मरने का सौभाग्य और किसी को नहीं मिला होगा। जिंदा होने के पहले उस आदिम युग के प्राणी का शरीर पूरा होते देख लिया। इतनी मेहनत से मैंने जिस प्रागैतिहासिक काल के जानवर को ढूंढा वो जिंदा होकर सबसे पहले क्या मुझे ही खाएगा। इस बीच बाहर पीपल के पेड़ पर लटके हुए साधु को देखा।
उसके चेहरे और आंखों पर जैसे एक पिशाचिक उल्लास था। ने अपने वैज्ञानिक बुद्धि का इस्तेमाल करके उसके मंत्र को रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी। अपने इस अपमान का बदला ये साधु मुझसे आज ले रहा था। एक विशाल गर्जन गुफा के इस कोने से उस कोने तक गूंज गया। समझ में आ गया उस जानवर में अब प्राण आ गए हैं, वो जिंदा हो गया है। वो पहाड़ जैसा शरीर अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़ा हुआ और उसकी दोनों हरी आंखें कुछ देर पेट्रोमैक्स की तरफ पड़ी। उसके बाद देखा वो जानवर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसकी गर्म सांसें मैंने अपने शरीर में महसूस की। उसकी पूंछ की धीमी आवाज सुनाई दी। उस आवाज से मैंने अनुमान लगाया कि या तो वो बहुत विचलित है या गुस्से में है। उसके बाद देखा उस जानवर की नजर पड़ी गुफा के बाहर उस पीपल के पेड़ पर। इसके बाद ही वो बिजली की गति से गुफा से बाहर निकल गया। इसके बाद का नजारा मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उस जानवर ने पीपल के पेड़ की एक डाल पत्तों समेत अपने मुंह में भर लिया। साधु बाबा का अंतिम समय आ गया है, क्या इस बात को वो समझ पाया था? अपनी मौत के पहले अपने जीवन का अंतिम खेल दिखाकर जाएगा, ये क्या मुझे पता था? जानवर जब पेड़ के डाल को हिलाने लगा, मुझे समझ में आया था साधु वहां से भागने वाला है। लेकिन उसी हालत में बायां हाथ पूर्व दिशा की ओर करके दाहिने हाथ को गोल गोल घुमाने लगा और एक अलग किस्म का मंत्र बोलने लगा। मंत्रोच्चार समाप्त होते ही साधु बाबा पेड़ से नीचे गिर गया और वो विशालकाय जानवर मुंह में पेड़ की टंगाल लिए एक विशाल गर्जन के साथ इधर उधर डोलते हुए साधु बाबा के ऊपर ही गिर गया। उसके बाद आज तक जो देखा उसका उल्टा जादू। एक रक्त मांस का जिंदा जानवर मेरी आंखों के सामने ही फिर से कंकाल का ढेर बन गया और उस जानवर के कंकाल के बीचों बीच मैंने देखा एक नर कंकाल जो कि उस साधु बाबा का ही था, जो जानवर के साथ ही खुद भी कंकाल में तब्दील हो गया था। मैंने एक गहरी सांस छोड़ी। वो जानवर शाकाहारी था। जिंदा होते ही अत्यंत भूखा होने के कारण उसने अपने सामने पीपल के पेड़ को देखते ही उस पर झपट पड़ा। जानवर अगर मांसाहारी होता तो जिंदा होते ही सबसे पहले मुझे खाता और साधु उल्टा मंत्र पढ़कर उसको फिर से हड्डियों में बदल देता। जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। प्रहलाद चाय लेकर आ गया और यहाँ मैंने अपनी डायरी लिखना बंद किया। आप सुन रहे थे सत्यजीत रे जी की रचना प्रोफेसर शंकु और हाड़। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।